शाम का वक्त। सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम कैसे इतने सालों के रिश्ते को यूं खत्म कर सकते हो। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ, रागनी का हाथ पकड़े हुए, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम मुझे कभी वो खुशी नहीं दे पाई जो रागनी दे सकती थी। तुम एक नंबर की गवार हो। दूसरी तरफ से सुरभि की आंखों में आंसू आ रहे थे। वह सिद्धार्थ से अपने रिश्ते को बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन सिद्धार्थ रागनी का हाथ पकड़कर वहां से जा चुका था कि तभी सुरभि, नहीं, मैं कैसे रहूंगी, ये कहते ही वह हड़बड़ाती हुई नींद से उठी थी तो देखती है कि वह होटल के रूम में थी। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। सुरभि इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था, लेकिन यह सपना सच में हकीकत बन चुका था। ये सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरभि, सिद्धार्थ, तुम कैसे कर सकते हो? क्या तुमने इतने सालों में कभी मुझे चाहा नहीं, या मैं ही बेवकूफ थी, कभी समझ ही नहीं पाई? तभी सुरभि की नजर घड़ी पर जाती है तो वह देखती है कि शाम के 6 बज चुके थे। सुरभि यह देखते ही, बाप रे, इतना टाइम हो चुका और मैं इतने टाइम तक सोती रही, लेकिन आज नींद पूरी करके मुझे अच्छा लग रहा है। तभी सुरभि उठकर जैसे ही बालकनी की तरफ जाती है तो देखती है कि बालकनी से पूरी दिल्ली दिख रही थी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह यह सब देख रही थी कि तभी उसके फोन पर अदिति की कॉल आती है। सुरभि तुरंत जाकर कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से अदिति, कहाँ है यार तू? तूने आज मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं तो बिजी रहती हूँ, लेकिन तू तो कॉल कर सकती थी ना। सुरभि हंसते हुए, अरे नहीं यार, मैं सो चुकी थी और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अदिति ये सुनते ही, क्या हुआ है तुझे? तूने एक बार भी मुझे बताया नहीं। तभी सुरभि, कुछ नहीं, बस कल रात को तबीयत खराब हो चुकी थी। ये सुनते ही अदिति उससे पूछती है, क्या तू इस वक्त उसी होटल के रूम में है? सुरभि हल्की सी आवाज में। तभी सुरभि अदिति को उस शख्स के साथ रात को जो भी हुआ वह सारी बात बताती है। अदिति ये सुनते ही, सुरभि, तू जितना मुझे बता रही है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वह सिर्फ रात बिताने के लिए तुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा। मुझे तो मामला कुछ और लग रहा है। उसे तेरी इतनी परवाह, इतनी तेरी चिंता हो रही है। ऐसा ऐसा लगता है कि मानो वह तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे वह बहुत पहले से जानता भी है। सुरभि ये सुनते ही, हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इसी वजह से आज मैं रूम से बाहर भी नहीं निकली। उसने मुझे मना करके रखा था और सच में मुझे आराम की भी बहुत जरूरत थी। पिछले कुछ दिनों से मैं काफी परेशान थी। आज मैं सोई हूं ना तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी अदिति, चल, किसी को तो तेरी परवाह है। वैसे जैसा भी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है वह शख्स। ये सुनते ही सुरभि, तू भी ना, फिर से शुरू हो गई। दूसरी तरफ से अदिति हंसते हुए, चल ठीक है, तू आराम से रेस्ट कर, कल हम मिलते हैं। मैं भी कल दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आऊंगी। सुरभि, हाँ, कल मैं भी जाऊंगी। आज तो सारा दिन जा नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से बात करके फोन रख देती हैं। सुरभि बालकनी में खड़ी होकर चांद की तरफ देखकर आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त उसे काफी सुकून भी मिल रहा था। सुरभि आंखें बंद करके अपने बचपन के दिन को याद करती है कि वह अपने माता पिता के साथ कितनी खुश थी। लेकिन एक दिन एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। सुरभि यही कुछ सोच रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर ली थी। सुरभि अचानक ही अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस करते हुए घबराते हुए, कौन हो तुम? तभी पीछे से, माय डार्लिंग, मैं ही हूँ, और मेरे अलावा कोई यहाँ पर आ भी नहीं सकता। उस शख्स की आवाज सुनते ही सुरभि सुरभि राहत भरी सांस लेती है। दोनों ही ऐसे चांद की तरफ देखते हैं। कुछ देर बाद सुरभि को अपने पीछे किसी के ना होने का एहसास होता है और वह जैसे ही पलट कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उस शख्स को ढूंढते हुए जैसे ही वो दोबारा कमरे के अंदर एंटर करती है कि पीछे से बालकनी का डोर बंद हो जाता है और वह शख्स सुरभि को पकड़कर सीधा दीवार के साथ लगा देता है। सुरभि की हार्ट बीट इस वक्त बहुत तेज हो रही थी कि रूम में पूरा अंधेरा था और उसे अंधेरे से हमेशा डर लगता था। तभी वह शख्स सुरभि का हाथ पकड़कर, रिलैक्स, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी सुरभि, लेकिन आपने कमरे की लाइट क्यों बंद की? तभी वह शख्स ये सुनते ही, जब भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो यहाँ पर अंधेरा ही रहेगा, तो इसी वजह से आदत डाल लो डार्लिंग। ये कहते ही अगले पल सुरभि के बेहद वह नजदीक आ चुका था। सुरभि को इस वक्त उस शख्स का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सुरभि धीमी सी आवाज में, मैंने आपको देखा भी नहीं है, मुझे आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, यहाँ तक कि आपका नाम भी नहीं। दूसरी तरफ से, अच्छा, तो तुम्हें मेरे बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा तलब हो रही है क्या? तभी सुरभि, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जिसके साथ रोज रात को रहती हूँ, एटलीस्ट मुझे उसके बारे में तो कुछ मालूम होना चाहिए। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? तभी वह शख्स हंसते हुए, ठीक है,
तुम आज से मुझे मिस्टर विक्रम कहना। सुरभि ये सुनते ही आगे कुछ बोलने वाली थी कि तभी विक्रम सुरभि के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, डार्लिंग, तुम्हें इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये कहते ही अगले पल उसने सुरभि के होठों पर अपने होठ टिका दिए थे। दोनों की जो गर्माहट थी एक दूसरे में समा रही थी। विक्रम सुरभि के गाल पर किस करते हुए धीरे धीरे उसके पेट की तरफ बढ़ रहा था। इस वक्त सुरभि की सांसें तेज होने लगी थी। तभी विक्रम ने सुरभि के पेट पर बाइट करना शुरू कर दिया। इस वक्त सुरभि को हल्का सा दर्द हुआ, जिसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई थी। ये देखते ही विक्रम उस जगह पर हल्का सा किस करने लगता है और फिर उसके कुछ देर बाद उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। यह देखते ही सुरभि, आप क्या करने वाले हो? मुझे क्यों उठाया है आपने? प्लीज मुझे नीचे उतारो। तभी विक्रम, डार्लिंग शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जिससे तुम्हें हर्ट हो। ये कहते ही वह अगले ही पल सुरभि को बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने सुरभि को अपने आगोश में ले लिया था। कल की बजाय आज सुरभि भी विक्रम का साथ देने लगी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में समा रही थी। आज फिर से इस रूम का जो माहौल था वह बेहद गर्म हो चुका था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। इस वक्त विक्रम ने सुरभि का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तभी सुरभि, अब मेरे साथ कब तक ऐसे रहने वाले हैं? अब मुझे कब तक ऐसे रखने वाले हैं? दादी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। तभी विक्रम, डार्लिंग, मैंने पहले ही बोल दिया है, फिर एक बार बोल रहा हूँ, तुम अच्छे से सुन लो। तुम अब से कहीं भी नहीं जा सकती। अगर तुम चली भी जाती हो, मैं तुम्हारी परछाई हूँ। जहाँ भी जाओगी वहां पर मुझे ही पाओगी, इसलिए यहाँ से दूर जाने का सोचना भी मत। अभी इस रूम को ही अपना घर समझ लो। तभी सुरभि, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि तभी विक्रम ने सुरभि के होठों पर अपनी फिंगर रखकर सहलाना शुरू कर दिया था। सुरभि इस वक्त चुप हो चुकी थी। धीरे धीरे वह भी नींद की आगोश में जाने लगी थी। विक्रम ने अगले ही पल सुरभि को कसकर पकड़ लिया था और वह भी सुरभि के सर पर हाथ फेरते हुए गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त रोज की तरह सुरभि उठती है तो उसने अपने आप को कमरे में अकेला पाया। सुरभि हंसते हुए, मुझे पता था कि आप पहले ही उठकर चले जाएंगे, क्योंकि आपको तो मुझे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं है। तभी सुरभि देखती है कि अभी तक विक्रम की कोई कॉल भी नहीं आई थी। सुरभि यह देखते हुए, क्या बात है, आज इन्होंने मुझे एक भी कॉल भी नहीं की और ना ही कोई मैसेज किया। खैर कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। तभी सुरभि जैसे ही कॉल करती है तो दूसरी तरफ से, क्या हुआ डार्लिंग, कोई काम था क्या? सुरभि ये सुनते ही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी विक्रम, तो फिर? सुरभि, एक्चुअली आपने आज सुबह मुझे कोई कॉल नहीं किया, रोज करते थे ना। ये सुनते ही विक्रम के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह हंसते हुए, क्योंकि आज मैं थोड़ा काम में बिजी था, मेरी एक मीटिंग थी और मुझे लगा कि तुम सो रही होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सुरभि ये सुनते ही, नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मुझे रेडी होकर दादी के पास जाना है। मैं कल नहीं गई थी ना, वह चिंता करती होंगी। विक्रम, ओके डार्लिंग, तुम जाओ, और हाँ, नाश्ता करके ही जाना। और दूसरी बात, आज डॉक्टर आने वाले हैं, मैंने कल तुम्हें बताया था ना, जो आज दादी को चेक करेंगे। सुरभि ये सुनते ही, ओके ठीक है, मैं रखती हूँ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, माधुरी जी, प्लीज आप अभी दवा ले लीजिए, सुरभि आती ही होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी दवा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, इतना उन्होंने कहा था कि तभी सुरभि वार्ड के अंदर एंटर होते हुए, दादी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास हूँ और मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यह कहते ही अगले पल उसने दादी को गले लगा लिया था। तभी दादी, बेटी, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, तू क्या करेगी अपनी जिंदगी में? कौन तुझसे शादी करेगा? तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तुझे ऐसे परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। तभी सुरभि, आप प्लीज चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, देखिए। दोनों आपस में बात करी थी कि तभी दिल्ली के मशहूर डॉक्टर वार्ड के अंदर एंटर करते हैं। तभी नर्स, प्लीज आप लोग बाहर जाइए, डॉक्टर अभी पेशेंट को चेक करेंगे। सुरभि डॉक्टर को देखकर समझ चुकी थी कि विक्रम ने ही उन्हें भेजा है। सुरभि और माधुरी जी वार्ड के बाहर चले जाती हैं। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में लता जी रागनी को जूस का ग्लास देते हुए, बेटी, इसे आंख बंद करके पी लेना, प्रेगनेंसी में ये जूस सेहत के लिए काफी अच्छा होता है और तुम्हें अब से अपना अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। सीढ़ियों से आराम से चढ़ना है और आराम से उतरना भी है, लापरवाही बिल्कुल भी मत करना। लता की बात रागनी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन रागनी के मन में ये बुढ़िया अभी भी ये मेरा सर खा रही है, मुझे 1 घंटे से यह लगातार भाषण दे रही है, पता नहीं और कब तक इसके सामने एक अच्छी बहू बनने का मुझे नाटक करना पड़ेगा। पता नहीं सिद्धार्थ भी कब तक आएगा, कब मैं अपने रूम में जाऊंगी,
नहीं तो ये तो रूम में भी मुझे नहीं जाने देगी। तभी रागनी को उसकी माँ सविता की कॉल आती है। रागनी फोन देखते हुए, अच्छा माँ जी, मॉम की कॉल आ रही है, मैं जाकर बात कर लेती हूँ। रागनी लता जी से थोड़ी दूर होकर फोन पर बात करने लगती है। रागनी ऑन ए कॉल, हेलो मॉम, कैसी हो? दूसरी तरफ से, ठीक हूँ, लेकिन तुमने अभी तक प्लान को शुरू क्यों नहीं किया? बच्चा लेकर तुम उसी घर में बैठी रहोगी क्या? तुम्हें उस घर की बहू बनने के लिए कहा था। ज्यादा देर करोगी ना, कल को सिद्धार्थ का भी मूड बदल सकता है। मर्द जात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी रागनी, ओफो मॉम, मैंने आपको बोला है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, आप बस इंतजार करिए। सिद्धार्थ ने भी डिवोर्स के पेपर सुरभि से साइन भी करवा लिए हैं और वह जल्द ही हमारी शादी भी अनाउंस करेगा। लेकिन उसकी माँ जो है, मुझसे नहीं संभलती, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, हमेशा लेक्चर देती रहती है। तभी सविता जी, अरे बेटी, वह तो करेगी ही ना, अभी लता जी को तुझे अपने हाथ में रखना पड़ेगा। सिद्धार्थ को चलाने की वही एक चाबी है। तभी रागनी लता जी की तरफ देखते हुए, हाँ मॉम, मेरी होने वाली सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। सविता जी को समझ में आ चुका था कि रागनी लता जी को इम्प्रेस करने के लिए ये बातें बोल रही है। दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सिद्धार्थ घर के अंदर एंटर करता है और सिद्धार्थ को देखते ही रागनी, अच्छा मॉम, मैं फोन रखती हूँ, यह कहती वह तुरंत फोन कट कर देती है और सिद्धार्थ के आते ही वह तुरंत उसके गले ले जा लगती है। सिद्धार्थ रागनी की पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए, माई बेबी, तुम ठीक हो ना? परेशानी तो नहीं हो रही? रागनी बेबी वॉइस में, नहीं, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कब हमारी शादी होगी, कब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सिद्धार्थ रागनी को हौसला देते हुए, जल्द ही सब कुछ होगा, और हाँ, आज शाम को तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये सुनते ही रागनी के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ से लता जी सिद्धार्थ को देखते हुए, अच्छा, तुम दोनों का हो गया हो तो इस माँ को भी पूछ लो, मैं कब से तुम दोनों को देख रही हूँ। तभी सिद्धार्थ रागनी से दूर होते हुए, सॉरी मॉम। तभी लता जी, अच्छा, तुमने सुरभि को डिवोर्स दे दिया है ना, क्योंकि मैं उसका चेहरा अब दोबारा इस घर में नहीं देखना चाहती। ये सुनते ही सिद्धार्थ, हाँ मॉम, मैंने पेपर पर साइन करवा लिए हैं और पेपर सबमिट भी कर दिए हैं, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, आज शाम को बस कुछ बड़ा होने वाला है, बस सब कुछ के लिए तैयार रहना है। ये कहते ही सिद्धार्थ सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अदिति और सुरभि चाय का कप हाथ में लिए, यार, उस विक्रम के बारे में मुझे कोई भी खबर बिल्कुल भी नहीं मिली, मैंने उस नंबर की डिटेल भी निकलवाई, लेकिन कुछ भी डिटेल्स नहीं निकली। तभी सुरभि, छोड़ यार, क्या ही बोलूं मैं, दादी जल्दी से ठीक हो जाए बस, फिर मैं उनके साथ उनके पास ही रहूंगी। तभी अदिति, दादी को देखने के लिए जो डॉक्टर आए हैं ना, वह दिल्ली के मशहूर डॉक्टरों में से एक हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। तभी सुरभि, तू कहना क्या चाहती है? अदिति, यही कि इतना सारा खर्चा अफोर्ड कर रहा है, इसका मतलब वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सुरभि, हाँ यार, कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन क्या, अगर कुछ बोल पाती कि तभी माधुरी जी दौड़ते हुए सुरभि के पास आती हैं। सुरभि माधुरी को देखते हुए, क्या हुआ है आंटी, आप इतनी तेज भागते हुए क्यों आ रही हैं? माधुरी, वह तुम्हारी दादी। ये सुनते ही सुरभि और सभी लोग तुरंत वार्ड के अंदर चली जाती हैं और देखती हैं कि उसकी दादी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। नर्स दादी को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी सुरभि दौड़ते हुए अपनी दादी का हाथ पकड़ लेती है। सुरभि की दादी, बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तू कहाँ पर रहेगी? अभी मेरी रागिनी से बात हुई थी। तभी सुरभि, क्या कहा दादी उसने? आपसे वही कि तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। अगर मैं अपनी पोती को सही सलामत चाहती हूँ तो तुझे उस घर से हमेशा के लिए मैं दूर कर दूं। तभी सुरभि दादी को हौसला देते हुए, दादी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, नहीं नहीं, तुम उसको जानती नहीं हो, उसकी बातों में मुझे साफ तुम्हारे लिए नफरत नजर आ रही थी, कहीं वह तेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। उस घर से जितना भी तेरा सामान है वह ले आ, ताकि कभी भी तुझे उन दोनों की शक्ल ना देखनी पड़े। तभी सुरभि, दादी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आज मैं शाम को ही खुराना इंडस्ट्री में जाकर अपना सारा सामान भी वापस ले आऊंगी। मैं भी उन घटिया लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहती। दादी को शांत करने के बाद सुरभि और अदिति हॉस्पिटल के बाहर एक दूसरे से बात कर रहे थे। अदिति, दादी ठीक कह रही है, जब उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया है तब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब सिद्धार्थ ने सब कुछ खत्म कर दिया है तो उस घर में रहने का मतलब ही नहीं बनता, और जितना भी तेरा सामान है तो वापस ले ही आ। तभी सुरभि, हाँ यार, तू भी सही कह रही है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे अभी निकल जाना चाहिए, रात को वैसे भी मुझे टाइम पर आना पड़ेगा। अदिति ये सुनते ही हंसते हुए, उसका मतलब तुझे उसकी चिंता हो रही है? सुरभि, अरे नहीं यार, बस मैं कोई और परेशानी नहीं उठाना चाहती, वैसे भी उस शख्स को मैं नहीं जानती, इसलिए अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती।
वैसे ही जिस पर भरोसा किया था उसने तो मेरा भरोसा ही तोड़ कर रख दिया। ये सुनते ही अदिति, हाँ तो सही कह रही है। अच्छा तू जा, मैं भी घर जा रही हूँ। दोनों ही बाय बोलकर अपने अपने रास्ते की तरफ चली जाती हैं। इस वक्त सुरभि विक्रम की गाड़ी से ही जा रही थी। वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि वह सिद्धार्थ और रागिनी को फिर से दोबारा नहीं देखना चाहती थी। सिद्धार्थ को देखकर कहीं ना कहीं उसे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। इतने सालों के रिश्ते को अचानक छोड़ देना आसान नहीं होता, और सुरभि के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। करीब आधे घंटे के बाद जैसे सुरभि खुराना इंडस्ट्री पहुंचती है तो देखती है कि बाहर बहुत भीड़ थी। सुरभि मन में, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे ही वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है तो देखती है कि सामने बहुत सारी मीडिया बैठी हुई थी, और उनके ही सामने रागिनी और सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ रागिनी का हाथ पकड़कर, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है रागिनी कश्यप के साथ, और कल ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी मीडिया में से एक जन सवाल करता है, तो आपकी पहली पत्नी का क्या हुआ? सिद्धार्थ, कभी कभी कुछ रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, हम उन्हें जितना भी संभालने की कोशिश करें। वह शादी मैंने अपनी माँ के कहने की वजह से की थी, लेकिन अब मेरी माँ को भी एहसास हो चुका है कि वह लड़की मेरे लिए बेहतर नहीं थी। दूसरी तरफ से, मिस्टर खुराना, तो क्या आपकी पहली पत्नी के साथ आपका डिवोर्स हो चुका है? यह सुनते ही सिद्धार्थ एक गहरी स्माइल लिए, हाँ डिवोर्स तो हो चुका है, इसी वजह से आज मैं अनाउंस कर पा रहा हूँ। यह सारा माहौल देखकर सुरभि कुछ पल के लिए फ्रीज हो चुकी थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना जल्दी सब कुछ कर देगा। तभी सुरभि वहां से निकलते हुए गाड़ी में नहीं बैठती, बल्कि कोई और ही रास्ते पर निकल जाती है। इस वक्त सुरभि की हालत बहुत खराब थी। सुरभि रोते हुए, सब ने मुझे धोखा दिया है, कोई भी यहाँ पर किसी का नहीं है। गलती क्या की थी मैंने? इतने सालों से इस रिश्ते को बखूबी निभाया, यह सोचकर कि सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता है। जब प्यार ही नहीं था तो क्यों की शादी? ये सोचते हुए वह हाईवे ब्रिज के ऊपर चली जाती है। उसे बिल्कुल पता नहीं रहता कि वह चलते चलते ब्रिज के ऊपर आ गई थी। इस वक्त सुरभि के दिल और दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर दे, तभी परेशानी से आजाद हो सकती है। सुरभि जीना बिल्कुल नहीं चाहती थी। सुरभि रोते हुए, मम्मी पापा, क्यों क्यों आप दोनों मुझे छोड़कर गए? इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। यह कहते ही वह अगले पल ब्रिज से कूदने वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था, और तुरंत अगले ही पल उसे खींचते हुए अपने करीब कर लिया। वह सीधा एक शख्स के गले लग चुकी थी, और वह शख्स कोई नहीं बल्कि विक्रम था। तभी विक्रम सुरभि को अपने से दूर करते हुए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम यहाँ पर क्या करने जा रही थी? अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, तुम्हें मालूम भी है? तभी सुरभि रोते हुए, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे नहीं जीना। सब लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, कोई यहाँ पर किसी का नहीं है। मैं भी इस दुनिया से थक चुकी हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तकलीफ झेली है। ये कहते ही अगले पल वह विक्रम से दूर होते हुए आगे बढ़ती है कि तभी विक्रम सुरभि के होठों पर अपने होठ टिका देता है। विक्रम जानता था कि अभी सुरभि को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसी वजह से वह किस करना शुरू कर देता है। करीब दोनों के बीच 10 मिनट तक एक पैशनेट किस शुरू हो जाती है। विक्रम को महसूस होता है कि धीरे धीरे सुरभि अब शांत हो चुकी है। वह धीरे से उससे दूर होते हुए, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, यह बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी। और दूसरी बात, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी रहती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता कि खुद को ख़त्म कर लो। जो लोग खुद को ख़त्म करते हैं वो लोग कायर होते हैं, जो परेशानियों का सामना नहीं कर पाते। लेकिन तुम तो स्ट्रांग हो, तुमने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, तो फिर इसे भी क्यों नहीं हैंडल कर पा रही? शायद सिद्धार्थ तुम्हारे लिए बना ही ना हो, बस तुम दोनों ही इस रिश्ते को आगे चला रहे थे। ये सुनते ही सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। सुरभि को विक्रम की बातें सही लग रही थी। अब वह धीरे धीरे भी उसे लगने लगा था कि वो जो कर रही थी वो बहुत ज्यादा गलत था। उसे अपने आप को संभालना चाहिए। तभी सुरभि रोते हुए, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना सामान लेने के लिए गई थी, लेकिन सिद्धार्थ और रागिनी को देखकर मुझे फिर से बहुत तकलीफ हुई, और इस बार मैं अपने आप को संभाल ना पाई। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? तभी विक्रम हंसते हुए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था डार्लिंग कि तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारी परछाई बनकर वहां पर आ जाऊंगा, तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सुरभि के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी सुरभि, लेकिन आपने चेहरे पर यह मास्क क्यों पहना है? तभी विक्रम स्माइल करते हुए, तुम अच्छे से जानती हो सुरभि, इसी वजह से लगाया है ताकि मैं आपका चेहरा ना देख पाऊं। विक्रम, बहुत स्मार्ट हो गई हो मेरी डार्लिंग, जल्दी समझ गई हो। यह कहते ही वह अगले पल सुरभि को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। सुरभि ने भी इस वक्त अपना सर विक्रम के कंधे पर रखा हुआ था, और उसने दोनों हाथों से विक्रम को कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रम सुरभि को गाड़ी में बिठाकर सीधा होटल ले जाता है। रूम पर पहुंचते ही विक्रम सुरभि को दीवार के साथ लगाते हुए उसके चेहरे पर अपनी फिंगर चलाने लगता है। तभी सुरभि कुछ देर बाद, क्या हुआ है?
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी विक्रम, आज जो तुमने किया है, अगली बार बिल्कुल भी मत करना। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, और जिन लोगों ने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है ना, मैं उसका हिसाब लेकर रहूंगा उन लोगों से। विक्रम की बात सुनकर सुरभि को एक अलग सा ही एहसास हो रहा था। तभी सुरभि, जो जैसा करता है वैसा भोगेगा भी, आप उन सबको छोड़ो। तभी विक्रम हंसते हुए, माई डार्लिंग, ये कलयुग है, यहाँ पर हिसाब मिलते नहीं, हिसाब देना पड़ता है। और हाँ, यह बात मत सोचना कि तुमने जो किया है उसके बदले आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें भी उसके किए की सजा मिलेगी। तभी सुरभि आंखें बड़ी करते हुए, क्या मतलब है आपका? तभी विक्रम सुरभि के बेहद नजदीक आते हुए, वही जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए अगले ही पल सुरभि की गर्दन पर एक जोरदार बाइट करता है, जिसकी वजह से सुरभि की आह निकल जाती है। सुरभि, प्लीज बाइट मत करिए, अगर किसी ने देख लिया। तभी विक्रम, मुझे किसी का डर भी नहीं है, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ये सुनते ही सुरभि की आंखें बड़ी हो जाती है। वह कहने लगती है, मतलब क्या है आपका? आप मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही इस रूम में रखने वाले हैं? तभी विक्रम हंसते हुए, डार्लिंग, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, फिलहाल तुम इस पल को अच्छे से एंजॉय करो। यह कहते ही उसने अगले पल सुरभि के होठों पर अपने होठ टिका दिए थे, और धीरे धीरे वह किस एक पैशनेट किस बन चुकी थी। इस वक्त सुरभि को भी इसकी जरूरत थी। सुरभि भी विक्रम के एहसासों में धीरे धीरे डूबती जा रही थी, और धीरे धीरे उसने भी किस बैक करना शुरू कर दिया था। क्या सच में विक्रम के दिल में सुरभि के लिए चाहत है, या फिर उसे इस्तेमाल करने का एक जरिया? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।